हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को ऑनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। आप कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, आप BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। आज हम लोग हिस्ट्री एंड कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड करंट अफेयर बेस्ड MCQ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, हिज पॉलिटिकल करियर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू टाइम व्हेन ही वाज नो चापू बोला गया है, ठीक। यानी इसके पॉलिटिकल करियर के जब हम कोई पर्सन है उस बोल रहा है कि अगर उसका पॉलिटिकल करियर हम देखते हैं और बैक टाइम में इसका ट्रेस करते हैं तो इसको पहले चापू बोला जाता था। ही वाज इनिशियली ब्रॉट एज ए स्लेव इन इथोपिया। इथोपिया जो है कंट्री है अफ्रीका में, ठीक ना। मेडिटेरियन सी और रेड सी उसके वेस्ट नॉर्थ में और ईस्ट में टच करता है, ठीक ना। तो आपको वहाँ पर मिलेगी। तो वहाँ का स्लेब था इथोपिया का, और स्लेब के बाद ये कहा अरब मर्चेंट का स्लेब बन जाता है, ठीक ना। तो ये ही वाज इनिशियली ब्रॉट एज स्लेव इन इथोपिया बाय द अरब मर्चेंट। ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस ही बताएगा। लेटर आफ्टर बीइंग रिसोल्ड, फिर उसके बाद इसका रिसोल्व बेच जाता है। नंबर ऑफ टाइम, मेनी टाइम इसको बेचा जाता है। ही सम हाउ लैंडेड इन कोर्ट ऑफ अहमदनगर, अभी कोर्ट ऑफ अहमदनगर में भी आ जाता है। एज वन अमंग द 100 ऑफ हबशी मिलिट्री स्लेव देयर। हबशी मिलिट्री में लास्ट में आ जाता है, 100 में से एक रहता है। तो वो कौन सा, ये इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है ऊपर किसके बारे में तो एक बार इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसका अगर हम पॉलिटिकल करियर का टाइम लाइन देखते हैं, बैक में जाकर ट्रेस करते हैं तो उसको बताता था चापू बताता था। और ये अरब मर्चेंट के द्वारा स्लेब के रूप में इथोपिया से लाया गया था और इसके बाद इसको बहुत बार इसको बेचा गया, मतलब कि बहुत बार ये स्लेब रहा है कई लोगों का। और लास्ट एंड लिस्ट क्या है कि ये अरब अहमदनगर के कोर्ट में आता है। अहमदनगर कौन, डेक्कनी सल्तनत में से एक था, ठीक। और वहाँ पर ये हबशी मिलिट्री का एक स्लेब रहता है। तो कौन सा है, तो अहमदनगर में आप देखेंगे तो ये मलिक अंबर, ठीक। ये आपका इसी के बारे में बोला गया है। मलिक काफूर जो है ये तो आपका उस अबुल हसन, और यहाँ पर हैदर याकूत मोहम्मद खान सचिन, ये तो इम्परर है, ठीक ना।
तो नवाब है, इम्पोर्टेंट नवाब, ठीक ना। तो मलिक काफूर जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, ठीक। अबुल हसन जो है इसको आप लोग देखिए और हमको बताइए कि किससे रिलेटेड है, ठीक ना। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है जो ऊपर बताया गया कि पॉलिटिकल पावर एक्वायर बाय द अफ्रीकन इन डेक्कन। अब सोचिए कि अफ्रीकन भी आके इंडिया में ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन ये पहले स्लेव के रूप में आते हैं। क्या? स्लेव के रूप में। अभी सबसे ज़्यादा लाने वाला कौन था? तो बाबर। जो बाबर है, बाबर अपने साथ बहुत सारे अफ्रीकन स्लेव को लेके आता है, ठीक। वहीं से ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि पहले तो स्लेव रहते हैं, जब उसका मास्टर मर जाता है, मास्टर के डाई होने के बाद वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो अब आज़ाद हो जाएँ। आज़ाद होने के बाद क्या होता है कि ये किसी न किसी मिलिट्री ग्रुप में चले जाते हैं। मिलिट्री ग्रुप में क्या होता है कि चीफ भी बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है चीफ कमांडर बन जाते हैं। यहाँ तक कि ऑक्युपाई भी कर लेते हैं एरिया को, और वो अपना किंगडम भी चलाते हैं, मतलब कि नवाब किंग भी बन जाते हैं लास्ट में। तो आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इसमें मिलता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम मिलता है, इसलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए। करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाएगा तो लोग रुक जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में गरबा होने लगेगा, ठीक ना, चिन टपाक डिम डम करने लगेंगे। तो यहाँ पर ये कहानी उस समय की है। मलिक मलिक अंबर जो है एक ऐसा स्लेब रहता है कि इससे परेशान रहता है जहांगीर भी, ठीक ना। जहांगीर भी परेशान होते हैं, जहांगीर के कंटेम्पोररी है देखा जाए तो, ठीक। और अभी तो जहांगीर के टाइम अभी तो नहीं आए रहते हैं, कौन सा मराठा तो नहीं आए रहते हैं, ठीक ना। मराठा का राइज कब होता है? औरंगजेब के टाइम होता है, शिवाजी के बाद, शिवाजी के टाइम, ठीक। तो अभी वहाँ पर नहीं जाना है, स्टैटिक्स पढ़िए चपक के, ठीक ना। स्टैटिक्स चलेंगे तो फिर यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो ठीक ना। तो अबुल हसन जो है बोला था ना, ये पेंटर था, ठीक ना। और पेंटर किसका था? तो जहांगीर के कोर्ट का, एम्परर जो जहांगीर था, मुगल कोर्ट का एक चीफ पेंटर था देखा जाए तो अबुल हसन। मैं आपको बोला था, ऊपर वाला ने ऊपर बोला था कि बताइए, तो यहाँ पर ही उत्तर दे दिया है, तो आप लोग को क्या टेंशन। तो अबुल हसन था जो एक पेंटिंग बनाया था जिसमें हेड ऑफ अफ्रीकन स्लेव मलिक अंबर का हेड था। उसमें तेवन क्या कर रहे हैं कि जहांगीर जो है तीर से मार रहे हैं, ठीक ना। तो इससे मालूम चलता है कि जहांगीर कितना ये मलिक गाफूर का अंबर से कितना नफरत करता था, कितना वो चाहता था कि क्या बोलते हैं डेक्कनी सल्तनत को ख़त्म करना, ठीक ना। परेशान होते थे, लेकिन डेक्कनी सल्तनत को ख़त्म करते कहाँ शुरुआत होती है? शाहजहाँ से। औरंगजेब तो सबको निपटा देता है, ठीक। तो चापू इसको बोलता था इनिशियली, और ये आया था अरब मर्चेंट के साथ, अहमदनगर आ गया था, अवसी मिलिट्री में स्लेब था, ठीक ना। तो वो इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये आपका ये है जिस पर जहांगीर शूट द मलिक अंबर थ्रू द हेड ऑफ पेंटिंग अबुल हसन, ठीक। 1616 में पेंटिंग बनाई गई है। अब अबुल हसन के द्वारा मलिक अंबर के द्वारा कुछ काम किया गया है, उसको देखते हैं। तो जंजीरा फोर्ट का भी लोकेट करता है कौन कौन कोस्ट के पास, और यहाँ तक कि जंजीरा फोर्ट को शिवाजी को भी ऑक्युपाई करने से रोक देता है, इतना खतरनाक रहता है, ठीक ना। और ये इसका टर्म भी है, टर्म कहाँ पर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका टर्म महाराष्ट्र में है, ठीक ना। क्या कुछ नहीं बता सकते। अहमदनगर देखिए मिलिट्री में रहता है, तो शुरुआत में लास्ट में जाता है। निजाम शाही को ये डिपॉइट कर देता है। मलिक अंबर स्टार्ट द पार्ट, अपने पार्ट, ठीक है, ट्रूप का पार्ट बन जाता है, ठीक। निजाम शाही डायनेस्टी यानी पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पर डेक्कनी सल्तनत जो 5 गो होती है। अब यही तो है करंट अफेयर पर। हमको समझ में नहीं आता है करंट अफेयर बताऊँ कि इसका स्टैटिक्स भी बताऊँ। स्टैटिक छोड़ता हूँ तो लगता है कि यार छूट गया बहुत कुछ, लेकिन चलिए खाली करंट अफेयर ही रहेगा, ठीक। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन के हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हमको बताना है। क्या बताना है? इन द ईयर ऑफ 1721 1721 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कोलिको एक्ट। 1721 में कोलिको एक्ट, दिस इज ए करेक्ट, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड टू राइज द मैकेनाइज्ड इन्वेंशन। तो इन्वेंशन को जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं, ये बात सही है। बाय द अर्ली 1800 ब्रिटिश बिगेन इम्पोर्ट लार्ज क्वांटिटी कॉटन फ्रॉम द अमेरिका, करेक्ट है। ये इंडिया से कॉटन न लेके क्या करते हैं, सस्ते दाम में अमेरिका से लेने लगते हैं, तो इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है 17वीं 18वीं सेंचुरी में क्या होता है कि देखिए 17वीं सेंचुरी में इंडिया टॉप एक्सपोर्टर रहता है किसका? कॉटन का। और ये कॉटन
जाता है एक्सपोर्ट होकर ब्रिटेन में। ब्रिटेन के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और खरीदते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम आता है तो ये साइकिल पलट दिया जाता है। साइकिल पलटता है तो वहाँ पलटने का रीज़न ये क्या है, अभी इंडिया से पहले रॉ मटेरियल जाता था, ठीक ना। रॉ मटेरियल जो इंडिया जाता था कहाँ पर, पहले क्या यहाँ से रॉ मटेरियल नहीं, यहाँ से जाता था फाइनेंस गुड, फाइन बेस्ड मटेरियल यानी बना हुआ मटेरियल यहाँ से इंडिया से ये लेके जाते थे कॉटन का, समझ रहे, पूरा ले जाते थे ब्रिटेन में, उसको अपना बेचते थे। क्योंकि अंग्रेज कैसे आते, किस रूप में यूरोपियन आए थे, यूरोपियन आए थे ट्रेडर के रूप में, व्यापारी के रूप में व्यापार करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो ये सर्कल पलट गया। अब क्या हुआ कि फाइन गुड न ले जाके क्या करते थे कि रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे, ठीक। अब इंडिया में जाके ब्रिटेन में इसको क्या करते थे, वहाँ पर बनाते थे मशीन का यूज करके, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था। अब यहाँ से बनाया के बाद फाइन गुड जो है, अच्छा क्वालिटी का गुड को फिर लेकर इंडिया में बेचना शुरू करते थे। तो सोचिए अब यहाँ का जो जब रॉ मटेरियल यहाँ से चला गया, यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से आते थे और सस्ते दाम पर बेचते थे। और यहाँ का जो इंडस्ट्री था, कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की, वो उतने सस्ते दाम पर नहीं कर पाई। तो यहाँ की इंडस्ट्री क्या लॉस के कारण धीरे धीरे बंद होने लगी और लोग चमकीला अच्छा कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। लेकिन वो कपड़े की क्वालिटी लो होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिंटेड होती थी, ठीक। तो बहुत सारा और दिखने में भी अच्छा लगता, अट्रैक्टिव था, ठीक ना। तो उसी को यूरोप में क्या हुआ कि लोग कैसे, यूरोप में बिल लाना पड़ा, एक्ट लाना पड़ा। एक्ट ला के लोगों को, वहाँ के व्यापारियों को रोका गया कि आप लोग इंडिया से अच्छा जो फाइन गुड है, फिनिश गुड है, उसको नहीं ला सकते हैं, ठीक। जैसे कॉटन क्या होता है, पहले रॉ होता है, फिर इसको बनाया जाता है, कढ़ाई बुनाई सब होकर जब जाके क्लोथ बनता है, तो ये क्लोथ अब चीज़ें डायरेक्ट पहना जाता है। तो ये अंतिम स्टेज हो गया। फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास चला जाता है, बीच में इंडस्ट्री आती है जो भी हो, ठीक है ना। तो उसी तरह से अब यहाँ पर रोका गया कि आप लोग व्यापारी नहीं ला सकते हैं, तो फाइन गुड जो है अपना लाना बंद हो गया। तो वहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड कैलिको एक्ट, बैन द यूज ऑफ चिंटी, जिसको चिंटी बोलते थे, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये अब इसके डील द ब्लो टू इंडियन कॉटन इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडियन कॉटन इंडस्ट्री का डाउन होने लगी। इंग्लिश प्रोड्यूस्ड वेंटिंग सिक्योर द डोमेस्टिक मार्केट एंड आल्सो कॉपी द इंडियन डिजाइन। अब हमारा ही डिजाइन का कॉपी करते थे और उसको रिप्रोड्यूस करते थे। और किस पर करते थे, ऑन वाइट मुस्लिम दैट वाज इन टर्न imported from India. Statement 1 correct. Industrial revolution lead to rise the mechanized invention. कैसे, जेम्स हार्ग्रेव्स स्पिनिंग जेनी शुमोल क्रॉम्पसन म्यूल एंड रिचर्ड आर्केराइट वाटर पावर फ्रेम, ठीक। दीज इन्वेंशन with the Indian cotton industry factory in England could now produce more cloth with less labor and cheaper price. Britain became the leading industry of power, helped the consolidated the East India Company hold over the subcontinent. तो 2 भी करेक्ट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी develop the system to eliminate competition and ensure the regularity supply of the raw cotton and silk good. अब वो क्या, रॉ कॉटन को ज़्यादा और सिल्क गुड के लिए वो क्या करने लगे, अपना जो कंपटीशन था उसको ख़त्म कर दिया, उसको रेगुलर सप्लाई करने लगे। रेगुलर सप्लाई होते रहे, बीच में अगर कोई कंपटीशन आ जाएगा तो क्या होगा कि उसको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या क्या, अपॉइंटमेंट गोमास्ता या पैड सर्वेंट टू सुपरवाइज द कंपनियाज whoever procure their material and stop them from the dealing with other buyer. Also higher duty were imposed on the finished Indian textile imported into Britain. These measures destroy the local industry, leaving thousands of weavers across India unemployment. तो यहाँ पर क्या, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। अर्लियर 1800 ब्रिटेन began the import large quantity of cotton from America at the length of the fiber were longer, more durable, well suitable for their new machine. American cotton was also cheaper, largely because of slave labor. This cotton was shipped to textile mill in the Lancashire and the finished piece अब आने लगा, fine good, they export in India. It made very profitable operation for East India Company. थर्ड इज करेक्ट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इज। अब देखिए
थर्ड क्वेश्चन है आज का, विथ रेफरेंस टू सिम्बियान महादेवी कंसिडर फॉलोइंग। सिम्बियान महादेवी, देवी देवी ने देवी महादेवी, तो इनके बारे में पूछा गया। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, ही वाज द सिस्टर ऑफ राजा वन चोला एम्पायर का है। तो ये सिस्टर बोल रहा है, नहीं ये सिस्टर नहीं थी। वाज वन ऑफ मोस्ट सेलेब्रेट पेट्रोन ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये राजा की सिस्टर नहीं थी, ठीक ना, दादी थी तरह से कहा जाए तो, ठीक। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन एवाई टेम्पल बिल्डर्स शी वेल नो फॉर द कंट्रीब्यूशन टू टेम्पल सच उमा महेश्वरा टेम्पल एट कोनेरी राजापुरम, तिरुकुरंगतुरई टेम्पल एट अदुतुरई, क्या टिपिकल नाम है यार, तिरुकोटीश्वरा टेम्पल एट द तिरुकोडिवक्कल एमांग अदर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सेकंड इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्रेशन है इंस्क्रिप्शन जो चोला एम्पायर का मिला है वही एविडेंस है किसका, चोला एम्पायर के आर्ट के लिए। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ चोला आर्ट पॉइंट टू प्रोमिनेंट रोल प्ले द रॉयल वुमन, उसमें रॉयल वुमन का बहुत ज़्यादा रोल होता था, और एंड डांसर in the patronage for the art and architecture. One of the most celebrated patron was the widow queen of Gandharaditya Chola, सेम्बियान महादेवी जो थी ये किसकी पत्नी थी, तो गंधरा आदित्य चोला की पत्नी थी। और ये गंधरा आदित्य चोला क्या हो गए, ढाई हो गए थे, तो उनकी विडो बन गई थी। एंड एवाइड टेम्पल बिल्डिंग सी वेल नो फॉर हज कंट्रीब्यूशन द टेम्पल सच उमा महेश्वरा टेम्पल एट कोनेरी राजापुरम। फिर उसके बाद सेकेंड है तिरुकुरंगादुतुरई टेम्पल एट अदुतुरई कामा। फिर उसके बाद क्या है, तिरुकोटीश्वरा टेम्पल एट तिरुकोडिकावल एमांग अदर। इन सब का नाम नोट कर लीजिए, जो टेम्पल का नाम है वही भी लगभग स्थान का भी नाम है, ठीक ना। तो तंजौर डिस्ट्रिक्ट में नागापट्टनम के नियर इनका क्या है, शी आल्सो फाउंडेड द विलेज शंबिया महादेवी नेम आफ्टर द नागापट्टनम इन द तंजौर डिस्ट्रिक्ट। अथर है बाला सुब्रमण्यम वेंकटेश्वर रमन इन बुक टेम्पल आर्ट अंडर चोला क्वीन राइट दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स शंबियाना महादेवी वेर सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटेड ब्राउन्ज cast at the stents. She set up of the traditional of metal casting that become the matter of the pride with her ग्रांड नेफ्यू राजा वन। तो ग्रांड नेफ्यू ये थे राजा वन इसके, तो शंबियान महादेवी के। इन हुज टाइम अर्लियर किंगडम ब्रॉट आउट द इनुमेरल ब्राउन्स ऑफ अनसुपरेज क्वालिटी and grandeur. He writes the Sri Nivasam wrote that it is under the Shambhiyana Mahadevi that the celebrate Natarajan coin in bronze का नटराज टेम्पल भी, नटराजन का ब्राउन्ज वो मिला, क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू। स्टोन आर मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्प्ले इन टेम्पल। देयर वाज कुंदा वही सिस्टर, कुंदा वही जो राजा की सिस्टर थी, कुंदा वही, एंड इनकी जो रानी थी कौन थी, लोक महादेवी, ठीक है। तो ये भी दोनों ने क्या किया था, चोला आर्ट में बहुत सारा एडिशनल किया, ठीक है ना। अब एक होता है कि नटराजन का जो एक डांसिंग का जो आता है, बहुत बार पूछा, ब्राउजिंग नटराजन, वो चोला एम्पायर का बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। फोर्थ एंड यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया एंड देयर लोकेशन इज करेक्टली मैच। यहाँ पर करेक्टली मैच बोला, इनकरेक्ट नहीं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड करेक्ट है। रानी की वाव एक स्टेप कुआं है, ये राजस्थान में नहीं गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में, ठीक, इनकरेक्ट है। माउंट टम उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में है, ठीक। कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसका नाम है कंचनजंगा माउंटेन कहाँ पाया था, सिक्किम में पाया था, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। तो ओनली वन इज करेक्ट है।
ठीक है ना। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना। बायो रिजर्व कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना। तो ये सिक्किम में है, ठीक। बाकी और 1560 में क्या हुआ, हुमायूं का टर्म बना है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में। और ये पहला एग्जाम्पल है जो किसी का टर्म जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाया गया पहली बार। गार्डन टर्म, रानी की वाव, क्वीन स्टेप वेल भी था, पटन में है गुजरात में, ठीक। फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्टेप वेल कंस्ट्रक्शन 11वीं सेंचुरी बाई चालुक्य डायनेस्टी, तो चालुक्य डायनेस्टी के क्वीन के द्वारा बनाया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क, इसको एंड वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज साइट इन उत्तराखंड, ठीक। तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में कई दिनों से छाया है ये, 2023 से शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। इसका कहानी, पीएम जन मान इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग बेनिफिशियरी, यानी आपका बेनिफिशियरी पूछा गया। तो सोचिए, पीएम जन मान जो इनिशिएटिव है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट के स्पीच में भी बोला था, कौन बजट 2023 और 24 का बजट में बोला था। अब उसी को लेते हुए क्या हुआ कि प्रधानमंत्री पीएम ने अनाउंस किया, कौन, पीएम जन मान, और ये किसके लिए किया, तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए, ठीक है ना। ये 75 ग्रुप हैं और इन कितने 17 स्टेट में है, 17 कि 18, 17 स्टेट में है, ठीक ना। अब इनका पूरा नाम क्या है, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 29 नवंबर अप्रूव्ड प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक। एम टू, अब यहाँ पर क्या है, इनको एम क्या है, तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए हाउस प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। इनके लिए अब घर प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक फैसिलिटी। अभी एक उड़ीसा की लड़की है, ठीक ना, उड़ीसा लड़की है जो वहाँ पर पीसीएस बनी है, ठीक, फर्स्ट पीसीएस बनी है। अब कौन से कम्युनिटी का, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की, पूरे ग्रुप में से पहली पीसीएस अधिकारी बनी है जो उड़ीसा की है। तो आप लोग को ये बताना है कि कौन सी कम्युनिटी है। अब देखेंगे तो ट्राइबल ग्रुप में कौन से ट्राइबल ग्रुप, उनका भी तो एक ग्रुप बना है। ट्राइबल ग्रुप में जाएंगे तो बहुत सारे इसमें डिवाइड हैं और उन सबको ग्रुप को एक जगह इकट्ठा करके बताया गया कि ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो कौन से ट्राइबल ग्रुप से है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का यहीं पर आज ख़त्म हुआ 5 क्वेश्चन। तो अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा हो तो पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छा लगने लगेगा, ठीक ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चाहे अच्छा लगा हो चाहे ना लगा हो, दोनों कंडीशन में आपको लाइक करना है, लाइक पक्का कीजिए, ठीक है ना, मज़ा नहीं आता है। तो चलिए अगली बार मिलते हैं।